For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Dipti L. Sharma ma'am with us, the author of Extremely, Odes and Ends, and Cheer Naveen Mahabharat, पात्रों की चरित्र गाथा. Thank you so much for joining us today, ma'am. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you, Gaurav. Thank you for inviting me. Good evening, everyone. So, ma'am, before we get into the podcast और हम आपके बुक के बारे में और जाने, I would like you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में जान सकें. आपका कुछ background, आपकी ये जो books लिखने की journey है, इन सारी चीज़ों के बारे में please बताएं. Just to give a brief introduction about myself, see, I am a rank outsider in the field of literature. Such बोलूं तो I have no business to be here writing because I am an ecologist by training, a botany student, and I have a PhD in biodiversity. I work with plants, I work with nature. My job is to manage solid waste, wastewater, to try for eco-restoration, to plant trees. And I have my own consultancy firm in Mumbai. It's called Terra Nero. Oh. And under this consultancy firm, I have been working for the last 7 years. Prior to that, I was working as the project scientist at an organization called NEERI. So if you look at it that way, I really truly have no business writing. But बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, सबको बहुत शौक रहा है बचपन से पढ़ने का, और उन्होंने वो शौक मेरे अंदर भी डाल दिया. In fact, at the age of 4.5, I could read well. Oh. So I feel because of that, I had the bug of writing inside me, and that bug came out when I started doing my PhD, and that is how my writing journey has started. And this is the brief about me. Okay, ma'am. So, ma'am, as you all know that the book is released now. So I guess in the month of March it was released, right? True. Okay, so ma'am, can you give us some insight? Like, I hope कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पढ़ लिया होगा, but still जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, so what they can expect from that book? Like, वो उस बुक से क्या expect कर सकते हैं, उन्हें खरीदने पे क्या उसके अंदर मिल सकता है? So Gaurav, to answer your first question, नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस बुक की बहुत आउट एंड आउट मार्केटिंग की नहीं. बिकॉज ऑफ कोरोना, और मेरी खुद की फैमिली में एक टाइम में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया था, तो मैं बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में थी उस समय. बुक की मार्केटिंग या बुक रिलीज मेरे दिमाग से बहुत दूर था. नाउ दैट थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल बेटर, सो आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माय बुक. बट हाँ, एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं एक नई ऑथर हूँ, ऑलमोस्ट पेपर बैक को ले लिया जाए तो फर्स्ट टाइम ऑथर हूँ, हिंदी में पहली बार लिख रही हूँ, हिंदी पोएम लिख रही हूँ. तो मेरे बुक के बारे में फिर भी काफी लोगों ने जाना, और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के बियॉन्ड भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बुक को मेरे मिनिमल मार्केटिंग एफर्ट्स के बाद भी खरीदा. तो ये चीज़ मुझे बहुत टचिंग लगी कि जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ. यूजुअली एक पहले टाइम का जो ऑथर होता है उसकी किताबें कौन खरीदता है? उसकी किताबें उसकी फैमिली खरीदती है, उसके फ्रेंड्स खरीदते हैं, तो कई बार वो भी नहीं खरीदते हैं. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, लाखों लोगों ने नहीं खरीदा, हजारों लोगों ने नहीं खरीदा, कुछ 100 लोगों ने भी नहीं खरीदा, बट हाँ, करीब 30-40 लोगों ने तो खरीदा मेरी उस किताब को, जिसके बारे में उनको मैंने ज्यादा कुछ बताने की भी कोशिश नहीं की. So, to answer your query, what to expect from this book? See, जैसा कि अगर आप नाम से ही देखेंगे, तो चिर नवीन महाभारत, पात्रों की चरित्र गाथा. चिर नवीन यानी हमेशा नया रहने वाला. महाभारत हजारों साल पहले लिखी गई, लेकिन अभी भी नई सी लगती है. तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे समझें कि मैंने जब महाभारत के बारे में सोचा कि लिखेंगे, तो उस वक्त ये दिमाग में नहीं था कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे या हिंदू धार्मिक पुस्तक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे. नहीं, मैंने महाभारत को बहुत पहले पढ़ा था, बचपन में देखा था बी आर चोपड़ा की महाभारत, और पढ़ा भी बाद में इसको. तो उस वक्त भी मैंने इसको हमेशा एक लिटरेचर का ग्रंथ माना, साहित्य. और अगर आप प्योरली लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत को देखें, तो यू विल बी अमेज्ड कि भाई क्या प्लॉट है, क्या सब प्लॉट्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, अमेजिंग कैरेक्टर्स, एक से एक कैरेक्टर, जिसमें
आप किसी को ना ब्लैक कह सकते हैं पूरी तरह से, ना व्हाइट कह सकते हैं किसी को पूरी तरह से, बट हंड्रेड्स ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे, वेरी रियलिस्टिक। तो ये चीज ना मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि भाई महाभारत के जो पात्रों का ये नेचुरल ग्रेनेस है, ये इतना रियलिस्टिक ग्रेनेस है, इतना डेप्थ है कैरेक्टर्स में, एक एक कैरेक्टर में, उसको किसी तरह से उभारना चाहिए। तो ये जो किताब है, इसमें आपको महाभारत की कहानी भी मिलेगी थोड़ी सी, लेकिन इसमें आपको एक एक जो कविता है वो एक एक पात्र के ऊपर है, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो सारे पांडव हो, कुछ कौरव हैं, दुर्योधन हो, चाहे विकर्ण हो, युयुत्सु हैं, अर्जुन की पत्नी उलूपी, अर्जुन के पुत्र चित्रांगद, अर्जुन की इतनी सारी कथाएं, तो कृष्ण हैं, बलराम हैं, भरत हैं खुद। तो ऐसे ऐसे पात्रों के ऊपर एक एक कविता लिखी हुई है, और महाभारत में उस पात्र का क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा, उन्होंने क्या किया महाभारत में, उनके साथ क्या हुआ, जो उन्होंने किया वो क्यों किया, क्या कुछ कारण था। अगर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या था, ठीक है गलत किया, लेकिन गलत को समझने की कोशिश करनी चाहिए ना, ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। दुर्योधन में अगर ईर्ष्या और द्वेष था तो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें भी तो सोचना चाहिए ना। तो ये जो हर कैरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत में उसको इन्वॉल्व करते हुए क्या क्या इवेंट्स हुए, उसका डिस्क्रिप्शन हिंदी पोएट्री, हिंदी कविता के माध्यम से किया गया है। So it seems to be really interesting. But मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे लेट्स से कि when it comes to आजकल के ऑथर्स के बारे में अगर देखा जाए तो सो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो होते हैं वो यूथ को टारगेट करते हैं, एज इन कि वी ऑल नो दैट द यूथ इज कम्प्लीटली एज ऑफ नाउ इनक्लाइंड टुवर्ड्स द, आप कह सकते हैं कि रोमांस जॉनरा या फिर फिक्शन वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों में। बट वहीं पर जो आपका जो ये टॉपिक है महाभारत वाला, इट्स काइंड ऑफ काफी जो ऐसा रेयर टॉपिक है जिस पे लोग बुक लिखते हैं, तो आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया, और लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गौरव, क्योंकि इसके पीछे बहुत इमोशनल रीजन है। अभी कैसा है, आपने तो मेरा बैकग्राउंड अगर आपने सुना तो आप समझोगे कि मैं प्रोफेशनल राइटर तो हूँ नहीं, ना कभी सोचा कि प्रोफेशनल राइटर बनूंगी। ये तो थोड़ा शौक था लिखने का, और लॉकडाउन में उतना फील्ड पे मैं जा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लिखना शुरू किया पिछले साल। तो हुआ ये कि मैं इंग्लिश में पोएम्स लिख रही थी, हिंदी में लिखा ही नहीं था मैंने कभी। और मैंने क्या किया था कि जस्ट टू नो कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब मेरी लिखावट में कितनी कशिश है, कितने लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये जानने के लिए मैंने फेसबुक का एक पब्लिक प्रोफाइल अपना शुरू किया, और उसमें मैंने सारे पोस्ट पब्लिक रखे, और उसमें सिर्फ मैं अपनी कविताएं, पोएम्स डालती रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो रहे थे, और जो लेखक थे और कवि लोग थे, बहुत सारे जो पाठक थे वो लोग भी अटैच हो रहे थे उस अकाउंट से। तो उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि मैडम आप हिंदी क्यों नहीं लिखती हैं? मैंने कहा भाई ये तो अच्छा चैलेंज है, व्हाई नॉट टेक इट अप। तो मैंने, अब दिमाग में महाभारत मेरे बहुत दिनों से था, मैंने कर्ण पे एक कविता लिखी, पहली कविता एकदम जीवन की, अपनी पहली हिंदी कविता, और वो मैंने लिख के डाल दी फेसबुक। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैं बहुत इनकरेज हुई उस चीज से। बट जब वो पोएम मैंने मेरे ग्रैंडफादर को दिखाई, मेरे बाबा, तो वो बड़े ही खुश हुए। उन्होंने बोला कि भाई तुम तो केवल एक पोएम लिख के छोड़ दोगे क्या, क्यों नहीं तुम इतना लिखो कि एक किताब छप जाए, और तुम्हारी वो किताब मैं छपवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ये तो चैलेंज है, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने जोश में लिखना शुरू किया गौरव, और मैं झूठ नहीं कह रही, बट 2 महीने में मैंने 53 पोएम्स लिख दिए, करीब 30,000 वर्ड्स और 53 पोएम्स। और मतलब गिवन दैट मेरी हिंदी अच्छी थी, मतलब बचपन से पढ़ने का शौक था मुझे, और बाबा ने मुझे काफी दिनों तक सिर्फ हिंदी की ही किताबें दी थी बचपन में, ताकि मेरी मातृभाषा पहले स्ट्रांग हो जाए। इंग्लिश में बाद में लिखना शुरू किया था, बट हमारा करिकुलम कैसा होता है ना कि 10th के बाद हिंदी बंद हो जाती है। हाँ। तो वो करिकुलम से फिर किताबें हट गई, तो उस जमाने में भी मोहन राकेश और कृष्ण चंद्र, इनकी किताबें पढ़ी थी, मंटो की किताबें पढ़ी थी। तो वो एक गैप हो गया था हिंदी से, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं। बट जोश आ गया बाबा के कहने पे, तो मुझे लगता है इसी जोश की वजह से लिख पाई मैं, और तो कोई रीजन नहीं लगता मुझे। तो इस कहानी, ये जो किताब है, इसके पीछे की कहानी ये है। मैंने इसका कोई कमर्शियल इम्पैक्ट या ये कितना पॉपुलर होगा और इसको कौन सा एज ग्रुप पढ़ेगा, ये सब कुछ सोचा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यही कारण है इस किताब के लिखने का। इनफैक्ट मैम,
चाहे इसका मोटिव जो भी रहा हो, बट टू बी ऑनेस्ट जब कोई ऐसी चीज़ों पे लिखता है हिंदू मैथोलॉजी हो गया या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू विच यूथ कैन लर्न और जस्ट कोई को सीख सकता है, तो इट्स काइंड ऑफ रियली व्हाट आई फील इज कंप्लीटली बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज डेफिनेटली जहाँ पे हम एक फिक्शन की वर्ल्ड में रहते हैं या जीना चाहते हैं, तो वहाँ पे कितना भी तो अपनी हिस्ट्री को या पास्ट को देख के हमें कुछ सीखने को जरूर मिलता है. दैट्स व्हाट आई रिकमेंड कि सबको कभी ना कभी एक बार पूरी महाभारत देखो, एक बार पूरी रामायण देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. देखो मिलता है, और महाभारत से खास करके इसलिए क्योंकि ऐसा ही सेड कि उसके पात्र और प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग है और इतना रियलिस्टिक है कि आपको आज भी उसका रेलेवेंस मिलेगा. I mean, हम शेक्सपियर को क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उनकी 16th सेंचुरी की लिखी हुई कहानियां अभी भी, उनके जो प्लॉट्स हैं वो रेलेवेंट हैं. उस हिसाब से अगर आप महाभारत को देखें तो और हजारों साल पुराना और फिर भी रेलेवेंट है. और इट्स अमेजिंग एंड आई वुड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मतलब लाइफ के आपके किसका लाइफ होगा जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में आपको कैसे जीना है वो सीख आपको हमारे महाभारत रामायण से जरूर मिले. आप उसको भले ही ना ले भगवान के तौर पे, भले ही ना ले सत्य के तौर पे, भले ही ना ले माइथोलॉजी के तौर पे, जो भी माने आप उसे प्योर लिटरेचर भी मान के चलेंगे ना, तो भी उसमें बहुत पावर है आपको टीच करने का. So, ma'am, my next question to you is like, can we expect more such books from you, और आप किसी और genre में आप try करना चाहते हैं? To be very frank, गौरव, मेरे पीछे मेरी मासी पड़ी है अभी. बड़ी मासी को बहुत शौक है और बहुत खुश हुई है कि मैंने महाभारत में लिखने को लिखा. वो कह रही है बेटा आप थोड़ा रामायण की तरफ भी ध्यान दो. इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं आपको सच बात बता दूं कि जो इंटरेस्ट महाभारत के लिए मेरे मन में शुरू से रहा है, उतना इंटरेस्ट रामायण के लिए शायद नहीं रहा है. पता नहीं, नेवर से नेवर. मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं लिखूंगी, और कुछ नहीं तो मौसी के लिए तो जरूर लिखूंगी. तो रामायण पे डेफिनेटली अगले 1-2 साल में आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कविता का संकलन. उसके अलावा ना गौरव, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी एक जॉनर में ही बंद के रहूँ. मुझे हर तरह का जॉनर पढ़ने की आदत है. बस रोमांस ना मैं पढ़ पाती हूँ ना लिख पाती हूँ, पता नहीं क्यों. इट्स माय एचलेस हील, वो मैं कर नहीं पाती. बट और हॉरर में मैं थोड़ी डरपोक हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं खुद ही डर जाती हूँ, तो इसलिए वो मैं लिखती भी नहीं. तो अगर हॉरर और रोमांस छोड़ दे तो मैं हर जॉनर को टच करना चाहती हूँ. इनफैक्ट मेरी बच्चों पे लिखी एक कहानी आने वाली है, और सब कुछ ठीक रहा तो टच वुड इट विल कम आउट वेरी नाइसली बिकॉज इट इज शेपिंग अप वेरी नाइसली. मैं फैंटेसी लिखना चाहती हूँ बच्चों के लिए, सो दैट नेचर से बेहतर कनेक्ट कर सके. मेरा तो दूसरा भगवान नेचर ही है, तो उनसे नेचर से बच्चों को कनेक्ट करने के लिए एक सीरीज ऑफ फैंटेसी बुक्स लिखना चाहती हूँ. उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ. उसके अलावा बचपन में ही मेरे फादर को बहुत शौक था नॉयर जॉनर का, मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर. मैंने आगाथा क्रिस्टी खूब पढ़ी है. पापा ने जूल थीफ खूब दिखाई थी बचपन में. तो मुझे मर्डर मिस्ट्रीज का भी बहुत इंटरेस्ट है. मैंने कोशिश भी करी 1-2 लिखने की. तो अगर कोई अच्छा पब्लिशर मिलता है तो आई एम श्योर कि वो किताबें भी बाहर आएंगी जरूर. So ma'am, now coming to your personal branding as in मैम, जैसे कि बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जिनका एक ओवरव्यू होता है कि उनके माइंड में एक अपने ब्रांड को लेके उनका नाम एक ब्रांड के तौर पे यूज किया जाता है. लेट्स से कि अगर अभी कोई चीज़ बुक लिख रही हैं तो आप एक ऐसे एक स्क्रिप्ट के अंडर लिखती हैं कि आज से अगर 5 साल बाद कोई इस बुक को देखेगा कहीं पे या फिर लेट्स से आपका नाम देखेगा तो उसके माइंड में चीज़ स्ट्राइक होगी कि अच्छा ठीक है, इस ऑथर की बुक है तो इसने ये सारी चीज़ें लिखी होंगी या फिर इसने ऐसी बुक्स लिखी होंगी. तो आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है अपने पर्सनल ब्रांड को लेके? गौरव, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ दिया मुझसे, क्योंकि एज आई सेड मैंने कभी अपने आप को एक प्रोफेशनल राइटर के तौर पे अभी तक देखा नहीं है. हो सकता है देखूं फ्यूचर में. बट अगर आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ दिस ऑथर राइट्स वेल, I am not restricting myself to a fixed genre. If I do, probably my recognition value will be higher. Probably people will be able to place me better कि हाँ अगर दीप्ति एल शर्मा ने लिखा है तो हिंदी पोएट्री अच्छी ही होगी. But if Dipti L. Sharma goes about and writes kid books also, and she goes about and writes in the mystery genre also, she writes for comedy, she writes drama, and
she writes Hindi poetry also, she writes English poetry also. So I don't know, maybe it is good, maybe I'll be able to target a wider variety of readers, but maybe it will also not help build my brand very quickly. It will probably end up confusing the reader initially. So to answer your question, I really don't know. I really don't have a plan. Currently, I just want to keep writing in whatever genre I feel like. So, you don't want to bound yourself to any certain, criteria. मुझे लोगों के mind में एक, certain image हो जाए, right? I don't want to. But Gaurav, मुझे ऐसा firm faith है कि readers like quality, and if they Sure. give quality, more than myself, more than Deepti L. Sharma, the books written by Deepti L. Sharma, the words written by Deepti L. Sharma should resonate so much with the reader that they become the brand, they become the recognition brand. So I don't really want to propel myself or project myself as an individual brand as of now. Okay. So, ma'am, my next question to you is like, do you have any writing schedules, like a particular slot in every day, or just you write randomly? Let's say अगर कोई thought आया तो आपने उसे कहीं फोन में नोट कर लिया, फिर बाद में आप उसे बैठ के लिख रहे हैं. कैसा आपका है राइटिंग शेड्यूल? शेड्यूल तो मेरा इतना हेवायर है कि अगर आप मेरा लैपटॉप देख लें तो परेशान हो जाएं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में हमेशा 4-5 विंडोज ओपन रहते हैं, वर्ड्स के 4-5 फाइल खुले रहते हैं. किसी एक में मैं डॉक्यूमेंट एडिट कर रही होती हूँ, किसी एक में मैं अपना कुछ इकोलॉजी का रिपोर्ट बना रही होती हूँ, कहीं पर एक मेरा कुछ एडिटिंग का काम चल रहा होता है जो मैंने खुद लिखा है. तो इट इज़ हॉरिबली हैफहज़ार्ड, और आई एम श्योर कि मतलब कोई अगर मेरा लैपटॉप देखे तो उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ. तो आई एम वेरी अपसेट व्हेन आई एम एबल टू ओनली वर्क ऑन वन थिंग. पता नहीं क्यों ये शुरू से मेरी हैबिट रही है. जब मैं छोटी भी थी तो मम्मी बोलती थी कि मैं एक साथ 3-4 किताबें खोल के बैठती थी और मैं गोल गोल घूम के आधा घंटा हर चैप्टर पढ़ती, हर सब्जेक्ट पढ़ती थी. तो शायद वही आदत बचपन से लेके अभी तक चली आई है कि मैं खोल के हर चीज़ रखती हूँ और थोड़ा सब में कुछ करती रहती हूँ. तो आई डोंट हैव एनी स्केड्यूल. आई एम द मोस्ट हैफहज़ार्ड राइटर ऑन दिस अर्थ probably. I have no order, no method, but somehow I think the spontaneity of what I have written comes from this only, that I don't plan and write. I know of NaNoWriMo and other such competitions which are which help you to write better. So I tried to, but then I realized I was not cut out for that. I couldn't force myself to write. अगर मुझे जोश आएगा तो मैं दिन में 6-7 हज़ार वर्ड्स भी लिख देती हूँ, और अगर लंबा समय खिंच जाता है कभी तो मैं मतलब अकाल पड़ जाता है वर्ड्स का और मैं 500 वर्ड्स भी नहीं लिख पाती. So extremely moody, extremely spontaneous, extremely haphazard, extremely unplanned writer. At your And definitely, what I feel कि when it comes to artist or art, it's something which comes to you only. You can't force it to just कि नहीं आपको बैठ के डेली लिखना ही है. No, when it comes, it differs from person to person. There are people who have benefited a lot from discipline and regularity. I'm just saying that I am unfortunately not one of those people. So probably I would have been a better writer had I been more disciplined. You never know. But I suppose मैंने ना खुद को राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया है, बहुत खुला छोड़ा है खुद को मैंने. So my next question to you is a sort of आपका व्यू जानना था उस पॉइंट पे. जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग राइटर बन रहे हैं या उनको बुक लिखनी है, ऑथर बनना है, बट व्हाट आई पर्सनली फील, या फिर जितने भी हम लोगों ने ऑथर्स के साथ कॉन्वर्सेशन की, हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ पर डिस्कस किया कि इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू दिस राइटिंग फील्ड बहुत कम ऐसे ऑथर्स हैं जो कि फुल टाइम ऑथर हैं. लाइक आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने फुल टाइम ऑथर हैं. So choosing this profession as a full-time job, is it a good thing or it is a bad? गौरव, ये तो आपने मतलब बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, क्योंकि मैं खुद एक फुल टाइम ऑथर नहीं हूँ. But I'll tell you, writing is something which requires time and a very relaxed mind. मैं खुद अगर अपना जर्नी देखूँ as a writer, मैंने कब लिखा? जब मैं रिलैक्स हो गई कि हाँ चलो अभी मेरी PhD चल रही है, अभी मुझे ऐसा कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, किसी टर्मेंट का प्रेशर नहीं है, किसी डीपी का प्रेशर नहीं है, तो शांति से लिखी ना मैंने. या अभी भी मैंने जो लिखा लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हो गया, मेरे पे किसी क्लाइंट का प्रेशर नहीं था, कोई डेडलाइंस नहीं थी, तो मैंने शांति से लिखी. तो लिखने के लिए एक डेफिनेटली यू नीड अ रिलैक्स माइंड.
that relaxed mind will come only when you have a fixed source of income, or you don't have to worry about your income. Right? That unfortunately India में है नहीं. अगर आप purely economical terms में देखेंगे तो हमें हमारा per capita income बहुत कम है. तो कैसे हो सकता है ये? We have to earn our living, and writing is a profession that will not start paying overnight. Right? It is so difficult to make money from writing from day one. At least that is what I feel. And उसके लिए आपको as a writer, I would say that the kind of skills that go into making a writer are so different from the skills that go into making a marketing professional. Yeah. So if someone is lucky enough to have both, that someone can probably rise and shine very quickly. But I don't think many of us have both. So I would say that in India there is a very economical and commercial reason why we do not have many full-time authors. Okay. So ma'am, now coming to your personal life, like my next question to you is like, do you feel stressed while releasing of your book? Like what was your mental state that time जब आपकी बुक रिलीज हो रही थी? आप ऐसा कुछ कोई बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ था या ऐसा क्या था आपके माइंड में उस वक्त? आपको सच बताती हूँ गौरव, स्ट्रेस नहीं था, एक्साइटमेंट था. बहुत खुशी थी कि बाबा ने कहा और मैंने कर दिखाया वाली बात. बाबा को एक्चुअली खुद से पब्लिश भी नहीं कराना पड़ा, एक पब्लिशर ने एक्सेप्ट कर ली है किताब. तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात थी. बट ये था कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जितने लोगों ने फेसबुक पे कमेंट को किया था या लाइक किया था इस बुक के बारे में, उससे बहुत कम लोग आके एक्चुअली आपकी किताब खरीदते हैं. राइट? तो वो जो एक सच्चाई थी वो मैंने पहली बार रियलाइज की. तो ज्यादा नहीं बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था. आई हैड होप्ड कि मेरे को ज्यादा कॉपीज सेल करेंगे. बट देन लेटर आई रियलाइज कि नो, आई वाज नॉट बीइंग रियलिस्टिक. क्योंकि क्या है, एक पोस्ट को लाइक या कमेंट कर देने में क्या लगता है, कुछ नहीं. But you have to like something enough to be able to shell bucks for it. So that is rare, and that wouldn't come in a day's time. So yeah, no stress but a slight disappointment. Okay. And can you share like what's your current mental state? Like what are the things which you want to focus upon as of now in terms of being an author या फिर आपकी personal life में भी अगर देखा जाए तो? अभी एक्चुअली हम लोग का प्रोफेशन पे फोकस बढ़ गया है बिकॉज द लॉकडाउन टेक केयर ऑफ व्हाट माय ऑफिस रिक्वायर्स मी. बट हाँ, नाउ दैट आई हैव टेकन अप राइटिंग अगेन. एक्चुअली मैंने जब पीएचडी में लिखना शुरू किया था उसके बाद मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया राइटिंग, लाइक 15 इयर्स 14 इयर्स. उस बीच में पीएचडी फिनिश किया, जॉब किया, शादी, बच्चे हुए. तो उन सब में मेरा काम राइटिंग का जो था वो बिल्कुल ही हट गया. ये फिर मैंने 2020 के लॉकडाउन में शुरू किया. सो आई एम श्योर दैट आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन राइटिंग नाउ. अब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम माय लाइफ. इट हैज गिवन मी इमेंस सैटिस्फैक्शन, इमेंस कॉन्फिडेंस. मैं इतनी खुश हूँ कि मैं लिख रही हूँ और मेरे लिखते हुए वर्ड्स लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं. तो वो चीज़ मैं अब गिव अप नहीं कर सकती अब नहीं. So my state of mind currently is कि अब कुछ भी हो जाए, वर्क और राइटिंग दोनों को बैलेंस करना है. और एज आई सेड, प्लान नहीं है बहुत, लेकिन जो भी मन में ख्याल आए, जो भी आइडियाज हैं, उनको जॉट अप करना, उनको लिखना है. एंड एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगाना है उसको पब्लिश करने के लिए. पब्लिशर्स को मेल भेजना है, पब्लिशर्स से बात करनी है, कनेक्टेड रहना है. एंड टू इंश्योर कि एटलीस्ट वो जैसे भी वो बुक होगा, सेल्फ पब्लिकेशन के लायक होगी, ई बुक के लायक होगी, ई बुक बनेगी. अगर किसी ने इतना पसंद कर लिया कि पेपर बैग बन जाए तो पेपर बैग बनेगी. नो conditions on my expectations, but yes, I have to keep trying to get there. Okay. And ma'am, like, can you share with us like what was the most happiest moment of your life till now? My most happiest moment, literally of course, वो भी आना बाकी है गौरव. एक्चुअली बाबा ने अभी तक ना मेरी वो बुक की हार्ड कॉपी अपने हाथ में ली है. तो दिस कोरोना टाइम्स एंड ऑल दैट, अभी बाबा का वैक्सीनेशन वगैरह जस्ट हो रहा है. ही इज स्टिल इन आइसोलेशन एंड ही इज इन पटना एंड मुंबई. अभी ट्रैवल भी अवॉइड कर. तो मेरा वो हैप्पीएस्ट मोमेंट ना आने वाला है जब मैं बुक लेके बाबा के हाथ में लूंगी. वो मोमेंट अभी बचा हुआ है and I'm looking forward to it. Okay, ma'am.
And ma'am, my last question to you of this podcast is, can you give some advices for the upcoming authors, like उन लोगों के लिए जो लोग ये सुन रहे हैं और उनके माइंड में कि नहीं मुझे भी एक बुक लिखनी है, उन्होंने अभी तक कभी बुक अपनी पब्लिश नहीं करवाई है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? My first advice will be कि अगर there is a story inside you, bring it out. Stories should not remain inside you. They belong to the readers, right? आपका कॉपीराइट उसके ऊपर खत्म हो गया, आपने एक बार लिख लिया उसके बाद. Not financially, but that becomes the reader's property. They are supposed to read it, enjoy it, or tear it apart. It's not yours anymore. So first of all, write. Second, respect your craft. अगर आपने लिखा है तो उसमें एडिट कराने की जरूरत है. अगर उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं या वोकैबुलरी के एरर्स हैं, या वो किताब और बेहतर बन सकती है किसी और के, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एडिटर इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आई हैव सीन ग्रेट स्टोरीज which because of stilted writing becomes bad, becomes difficult to read. So respect your craft, get it to. And third and most important, share it. I'm not saying कि आप अपनी पूरी कहानी अपने ब्लॉग पे डाल दो, आप लोग डालते हैं, या अपनी कुछ पोएम्स डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, या कहीं कोई कवि सम्मेलन हो रहा है, या कहीं कोई ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो रहा है, वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ अपने वर्ड्स को शेयर कीजिए. क्योंकि जब तक आपने उनको किसी दूसरे के साथ, रीडर के साथ शेयर नहीं किया, उसका कंप्लीट नहीं होता इंटरप्रिटेशन. अ राइटर डजंट राइट जस्ट फॉर हिमसेल्फ. अ राइटर राइट्स जस्ट एटलीस्ट वन रीडर जिसके साथ वो वर्ड्स रेजोनेट करेंगे. फाइंड दैट रीडर. सो राइट, मेक इट अ वेरी गुड, वेल रिटन आर्टिकल, piece, book, whatever it is, and share it in whichever way possible so that it reaches readers. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the books. आप just Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें दीप्ति एल शर्मा मैम की सारी बुक्स वहाँ पे आ जाएंगी. ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your words. It was truly an amazing experience to have you on the show today. Thank you, Gaurav. It was lovely chatting up with you. Thank you. Thank you so much.